जमींदारों के विरुद्ध, जमींदारी प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाते थे, समाज की जितनी बुराइयां थी उनके विरुद्ध आवाज उठाते थे। तो बहुत सारी उनमें बहुत सारी ऐसी बातें थी जहां पे वो अंग्रेजों को लगता था कि ये अंग्रेजी सरकार के खिलाफ काम कर रहे हैं, और उन्होंने बहुत तरीके से उनके अखबार प्रताप को का दमन करने की कोशिश की। सच्चाई के साथ खड़ा होना है, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना है, उस शोषण के विरुद्ध खड़ा होना है। उसको ये देखना है कि लोकतंत्र की जितनी संस्थाएं हैं वो सब संस्थाएं निष्पक्ष तौर पर अपना काम करती रहें, ईमानदारी से अपना काम करती रहें, और उन संस्थाओं की आलोचना जरूरत पड़े तो करें। अगर वो गलत काम करती हैं तो उन गलत बातों को उठाएं ताकि वो बातें सही हों। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि आज का मीडिया, और केवल ये अभी आज के मीडिया की बात नहीं है, भारत में कि एक दिक्कत है भारत में कि भारत के लोग जो है प्राय लहरों में चलते हैं। मतलब जब यहाँ लहर आती है तो लहर आती ही आती है। और हमको याद है कि एक समय देश में इंदिरा लहर चल रही थी तो पूरा देश इंदिरामय हो गया। अब इंदिरा गांधी जो कर रही हैं वो सब अच्छी बातें कर रही हैं। तो मीडिया भी जो में अगर आप इंदिरा गांधी के हर कदम की तारीफ करेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि आपका काम ये नहीं है। आपका काम ये है कि सरकार या नेता या राजनीतिक दल या न्यायालय या दूसरी जो भी संवैधानिक संस्थाएं वो सही कर रही हैं तो सही कीजिए, गलत कर रही हैं तो गलत कीजिए। भारत में दूसरा मौका जब आया, जब वीपी सिंह का आंदोलन शुरू हुआ, वीपी सिंह का आंदोलन शुरू हुआ, उनका नारा था राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। ये सारा मीडिया ये नारा लगा रहा है कि राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है, जबकि अगले 2-3 सालों में ये साबित हो गया है कि नहीं, वीपी सिंह ने ऐसा 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 कोई बुनियादी परिवर्तन वो करने को आए नहीं थे। और ऐसा कुछ तो आप भक्त की तरह अगर मीडिया व्यवहार करने लगेगा, या उसके बाद अभी हाल फिलहाल का अन्ना आंदोलन, 2011 का अन्ना आंदोलन, पूरे मीडिया ने अन्ना आंदोलन को इस प्रकार से जो है प्रोजेक्ट किया जैसे जैसे अब देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा बदलाव की मुहिम शुरू हो गई है कि अब इसके बाद देश में कहीं भ्रष्टाचार बचेगा नहीं। आज अन्ना कहाँ है और अन्ना आंदोलन कहाँ? तो मेरा सवाल यह है कि क्या मीडिया ने वो अन्ना आंदोलन की कवरेज को ऑब्जेक्टिवली किया था? नहीं ऑब्जेक्टिवली किया था, बल्कि उसने एक मीडिया ने एक लहर क्रिएट की, उस लहर में पूरा देश बहा, और पूरा देश उस एक ऐसे आंदोलन में शामिल हुआ जिसका कहीं कोई लक्ष्य नहीं था, जिसको कहीं जाना नहीं था। तो ये जो चीज है, उसके बाद आज जहां पे हम देखते हैं कि आज जब मीडिया जो है, जब आप सरकार है या न्यायपालिका है, वो उसके या चुनाव आयोग है या दूसरी संसद है, आप ऐसी चीजें जो हो रही हैं, जो जिनको लेकर के सवाल उठने चाहिए, क्या मीडिया वो सवाल उठा रहा है? पत्रकार का पहला काम क्या है? पत्रकार का पहला काम है सवाल उठाना। आप सवाल आपके मन में अगर उठता है किसी बात को सुन करके, तब तो आप पत्रकार हो सकते हैं। अगर नहीं उठता तो आप पत्रकार नहीं हो सकते। आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, वहां पर कोई आदमी आपको कोई ब्रीफिंग करता है, आपको कुछ सूचनाएं देता है, उसमें आपके मन में क्या सवाल उठने चाहिए? आपके मन में सवाल उठने चाहिए कि ये जो बात मुझे आज बताई जा रही है, ये आज ही क्यों बताई जा रही है? ये इससे पहले क्यों नहीं बताई गई? जो व्यक्ति मुझे ये बात बता रहा है, वो क्या कौन सी बात नहीं बता रहा है? ये तो बता रहा है, ये बता रहा है तो ये क्यों बता रहा है? ये इसका इस बात को बताने के पीछे इसकी मंशा क्या है? और इसमें कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो ये नहीं बता रहा है? तो जब आप इस तरह की के सवाल आपके मन में उठेंगे, तब आप जो है घटनाओं की तथ्य तक पहुंचेंगे, वरना घटनाओं के तथ्य तक नहीं पहुंचेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। और ये मुझे, जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में 1980 में ट्रेनी जर्नलिस्ट के तौर पे गया था, तो हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमारे किसी लेक्चरर ने ये कहानी सुनाई थी। ये एक पत्रकार थे, अब जीवित नहीं है, बहराम कॉन्ट्रैक्टर। तो ये उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ रिपोर्टर हुआ करते थे मुंबई में, 4 रुपए महीने के किराए के मकान से। ठीक है, उस समय वही पैसे बहुत ज्यादा थे, और उस समय जो पत्रकार होते थे वो बेचारे, उनके पास कोई बहुत ही लुक्रेटिव प्रोफेशन नहीं था। वो तो आप समझ लीजिए कि जिसको अपना घर जलाना हो
वो पत्रकारिता के पेशे में आता था। और हम लोगों को अच्छी तरह याद है, क्योंकि मेरे अपने एक नाना जो है वो उर्दू का अखबार निकालते थे। हम जानते थे कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कैसे वो अपना किस किस कंडीशन में घर चलाते हैं वो। तो और उसके बाद बहुत सालों तक, यानी जब मैं 1980 में टाइम्स ऑफ इंडिया में चुना गया था ट्रेनी जर्नलिस्ट के तौर पे, उसके पहले तक देश में पत्रकारों को बहुत कम वेतन मिलता था और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी आज की तरह, जहां पर लाखों में पत्रकार वेतन पाते हैं। बड़ा ग्लैमर है, और टीवी के वजह से एंकर्स का बड़ा ग्लैमर हो गया और सेलिब्रिटी हो गए। ये सब स्थिति नहीं थी तब पत्रकारों की। तब पत्रकार सेलिब्रिटी होता था अपनी विद्वता के कारण, अपनी पत्रकारिता के कारण, अपने लेखन के कारण वो होता था कि वो कितना जानता है, कितना पढ़ता है, कितनी उसकी समझ है सामाजिक आर्थिक विषयों के बारे में। आज के समय में आपकी के लिए बहुत अच्छा माहौल है पहले के मुकाबले, कि आपके जो है पे पैकेज बहुत अच्छा है, करियर बहुत अच्छा है, क्लाउड बहुत ज्यादा है, आप सेलिब्रिटी की तरह लोग आपको मानते हैं, पूछते हैं, ट्विटर पे मिलियंस में फॉलोअर आपके हो जाते हैं। ये सारी चीजें हैं, लेकिन इस सारी चीज के साथ समस्याएं बढ़ रही हैं पत्रकारिता में, क्योंकि पत्रकारिता जो है अपने जो बुनियादी जो कार्य हैं, बुनियादी जो सिद्धांत हैं, उनको छोड़ती जा रही है। उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे, और ज्यादातर आप देख रहे हैं कि बहुत सारी ये होता है ज्यादातर मामले में, बहुत से मामले में, कि जो सोशल मीडिया पे अफवाहें फैल रही होती हैं, फेक खबरें फैल रही होती हैं, वो बहुत से मेन स्ट्रीम मीडिया में वो वास्तविक खबरों के तौर पे पेश कर दी जाती हैं। बहुत बार गलती से पेश कर दी जाती हैं, क्योंकि जो पत्रकार उन पर खबरें बना रहे होते हैं उनको मालूम नहीं होता कि ये सही है या सही नहीं है। खासतौर से इतिहास के बारे में, नेहरू के बारे में या गांधी के बारे में, या और भी दूसरे लोग हैं जिनके बारे में झूठी सच्ची बातें आती हैं, और उन झूठी सच्ची बातों को जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अक्सर रिपोर्ट कर देता है। बाद में पता चलता है कि ये बात पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं है। तो मीडिया का काम अफवाह फैलाना नहीं है भाई। अफवाह फैलाना, जब हम लोग मीडिया में आए थे उस समय अफवाह फैलाना अपराध माना जाता था। अब भी भारतीय कानून के अनुसार अफवाह फैलाना अपराध है। आप अफवाह फैलाएंगे तो पुलिस पकड़ के आपको अंदर कर सकती है। तो मीडिया अगर गलत खबर दे रहा है, और एक गलती से नहीं, लगातार गलत खबरें दे रहा है, तो अफवाह ही फैला रहा हो। खबर कहाँ दे रहा है? खबर का मतलब है कि वो सच होनी चाहिए। जो आ ई ऐसे इनकी जो मात्राएं हैं, तो हम जो आ का एक अक्षर ले लें, आ, उस अक्षर पे ही हम छोटा की मात्रा लगा के ऊ बना लें। उस अक्षर के पहले, आ के पहले ही छोटा ई की मात्रा लगा के ई बना लें। आ अक्षर के बाद बड़ी ई की मात्रा लगा के ई कर लें। आ पे ही छोटे ए की मात्रा लगा के ए कर लें। तो ये वर्धा हिंदी के नाम से उन्होंने हिंदी एक बनाई, ताकि कीबोर्ड का जो संकट था वो दूर हो। उसके बाद गांधी जी ने के कहने पर, गांधी जी के प्रयास से दक्षिण भारत में बहुत जगह हिंदी के स्कूल खोले गए कि लोग हिंदी सीखें। और इन सब स्कूलों की उस समय बहुत ज्यादा स्वीकार्यता थी, लोग इनको बहुत प्यार से देखते थे, और उसके वजह से दक्षिण में बहुत सारे लोगों ने हिंदी सीखी। लेकिन बाद में बहुत सारे राजनीतिक कारण ऐसे हुए कि जब यहाँ पे सरकार बन गई, आजादी मिल गई, और तब जो है हिंदी को के खिलाफ जो है दक्षिण में आंदोलन शुरू हुआ। तो अब इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे और सोचेंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो हमें लगेगा कि हाँ, हमारे कुछ राजनीतिक फैसले, जो जहाँ जो चीज गांधी जी कह रहे थे उनके कहने से दक्षिण में लोग हिंदी सीखने लग गए, लेकिन सरकार जब उस फैसले को या उसी चीज को करना चाह रही तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो वो गलत क्या है, उसको हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से तमाम तरह की जो घटनाएं हुई हैं आजादी के बाद से लेकर अब तक, राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, आर्थिक घटनाएं हुई हैं, कहाँ पे गलतियां हुई हमसे, कहाँ पे हमने सही फैसले किए। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 70 साल में आपने सारा का सारा गलत ही किया हो, या सारा का सारा सही ही किया हो। नहीं, सही भी किया होगा, गलत भी किया होगा। तो इनका मूल्यांकन, इनका असेसमेंट आप तभी कर पाओगे जब आप थोड़ा पढ़ोगे, लिखोगे और समझोगे। तो जो करंट अफेयर की किताबें आती हैं, जो पहले की किताबें छपी हुई हैं, कभी उन किताबों को ले लीजिए।
जो नई किताबें आती हैं उनको पढ़िए, तो साल में कम से कम 3-4 किताबें एक पत्रकार को पढ़ना चाहिए, अलग-अलग विषयों की। इसी तरह से जो है तमाम दूसरी चीज़ें हैं, साइंस है और तमाम दूसरे सब्जेक्ट हैं, संगीत है। तो ये सब चीज़ों पे छोटी-छोटी एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि लोगों को आप मास्टर ऑफ वन होना चाहें, हो जाएँगे। हम एक विषय के विशेषज्ञ हैं, बड़ी अच्छी बात है। और आज का ज़माना स्पेशलिटी का है, तो बहुत से लोग चाहे बिजनेस रिपोर्टर हैं, बहुत से लोग पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, कुछ स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं, वगैरह वगैरह, कुछ साइबर रिपोर्टर, कुछ क्राइम रिपोर्टर हैं, वगैरह वगैरह। वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ में एक जायका फाल होना चाहिए कि हर सब्जेक्ट की थोड़ी थोड़ी जानकारी हो। पहले के जमाने में होता था कि आप सब प्रिंट के पत्रकार बनिए, आप सब टीवी के पत्रकार बनिए, आप रेडियो के पत्रकार बनिए। अभी कन्वर्जेंस है, आप जो है वो प्रिंट के पत्रकार भी हैं, आप डिजिटल के भी पत्रकार हैं, आप टीवी के भी पत्रकार हैं। आप कहीं पे भी काम करेंगे, आपको तीनों मीडियम में काम करना पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल फोन जो है वो कैमरा हो गया है। आप जहाँ पे हैं वहीं से मोबाइल फोन से आप वीडियो बनाएंगे, वहीं से आप कॉपी लिखेंगे, वहीं से भेज देंगे। वो कॉपी अगर आपका संस्थान जहाँ आप काम कर रहे हैं, अगर वहाँ अखबार अखबार निकलता है, तो आपकी कॉपी अखबार में भी जाएगी, आपकी कॉपी वेब पे भी जाएगी, और आपकी खबर जो है अगर वहाँ कोई टीवी चैनल होगा या यूट्यूब चैनल होगा, जो होगा ही, वहाँ पे भी जाएगी। अब सवाल ये है कि हम खबर को ऐसे कैसे तैयार करें कि वही खबर हमारी जो है वो डिजिटल, प्रिंट, टीवी सब के लिए अनुकूल हो। तो आपको इसके लिए भी अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से मेरी बात खत्म हो गई है। अब आप लोगों को अगर इनमें से कुछ सवाल पूछने हो तो सवाल पूछें। इतने कड़ाके की ठंड में बहुत सारे लोग खुले आसमान के तले अपने दिन बिता रहे हैं, रातें बिता रहे हैं। तो पत्रकार को ना अनुयायी होना चाहिए और अनभक्त तो होना ही नहीं चाहिए। जी, बिल्कुल। तो पत्रकार को पत्रकार ही बने रहने दीजिए, उसको पक्षकार मत बनाइए और ना ही उसको बनना चाहिए। अगला सवाल है पूर्णेंदु का, ये जानना चाहते हैं कि बहुत से पत्रकारों के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता है, या जिस भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब करते हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर होता है कि खबर को ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए या इस एंगल से लिखिए। तो उस दबाव का सामना कैसे करना चाहिए और या उससे कैसे बचना चाहिए? नहीं, देखिए, ये जो पॉलिटिकल प्रेशर की बात है, पॉलिटिकल प्रेशर की बात सब्जेक्टिव है, और ये इस पर निर्भर करती है कि पत्रकार उस पॉलिटिकल प्रेशर को लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता है। तो हम लोग इतने साल रहे हैं जर्नलिज्म में, और हम लोगों को भी पॉलिटिकल प्रेशर का सामना करना पड़ा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस पॉलिटिकल प्रेशर में हम, अगर हमारे पास तथ्य हैं, तो हम तथ्य को रिपोर्ट करके उस पॉलिटिकल प्रेशर का सामना कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम किसी जिसको कहें कि मेरे पास कोई तथ्य नहीं है और मैं किसी के खिलाफ स्टोरी लिख दूं, किसी के खिलाफ खबर लिख दूं, और वो फिर मेरे ऊपर दबाव डाले, मुकदमा करे, तो मैं डिफेंस नहीं कर पाऊंगा, अपने को डिफेंड नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे पास फैक्ट होंगे, तो उन फैक्ट को आप रिपोर्ट कीजिए। और उसमें लेकिन यह है कि अगर आप फेयरली रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो बहुत बार वैसे प्रेशर आते भी नहीं है। अगर आप कई बार अनफेयरली रिपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जरूर लोगों को आपत्ति होती है। बिल्कुल। और अगला सवाल है दीक्षा जी का, कि ये पूछ रहे हैं कि जिस तरीके से फेक न्यूज़ का आजकल बोलबाला है, और कई बार तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी फेक न्यूज़ को बढ़ाने में शामिल हो जाता है। हालांकि नकवी सर ने अपने पूरे इस लेक्चर के दौरान बताया है फेक न्यूज़ के बारे में कि कैसे बचना चाहिए। तो इनका सवाल ये है कि किस तरीके से फेक न्यूज़ को से बचा जाना चाहिए, और इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया की क्या भूमिका हो सकती है? फेक न्यूज खुद ही बोलती है कि हम फेक हैं। ठीक है, कि वो जो कंटेंट आता है, उस कंटेंट को आप एक जगह से कंटेंट आया, आप जरा गूगल कर लीजिए। गूगल करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये खबर सच। आज के जमाने में तो ये आसान हो गया है कि आपने देखी है खबर, आप गूगल पे डालिए, गूगल पे डालिएगा, वो खबर क्या किसी प्रामाणिक मीडिया ने, बड़े अखबारों ने उस खबर को दिया है, नहीं दिया है। अगर वो खबर बहुत बड़े बड़े अखबारों में आई है तो सही खबर है, और अगर नहीं आई है तो खबर सही नहीं है। आपको तुरंत अंदाज हो जाएगा। फिर आजकल तमाम तरह की वेबसाइट्स हैं, आल्ट न्यूज़ है, और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं जो फेक न्यूज़ बस्ट कर रही हैं। गूगल भी अच्छा खासा प्रोजेक्ट चला रहा है फेक न्यूज़ बस्ट करने का। गूगल बहुत से पत्रकारों को ट्रेंड भी कर रहा है
कि वो फेक न्यूज़ को कैसे पहचानें और कैसे बस्ट करें। तो इन सब साधनों से हम फेक न्यूज़ को पहचान सकते हैं और उसको जो है बस्ट भी कर सकते हैं। एक सवाल ये है श्रुति झा का, वो ये कह रही हैं कि हमारे देश में जो पत्रकारिता असली पत्रकारिता कर रहे हैं, तो पत्रकारिता करने के दौरान उनको बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि कई बार उनकी जान भी चली जाती है। तो पत्रकार सेफ नहीं है और इसके लिए एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसकी भी रिपोर्ट यही कहती है कि एशिया में हमारे पत्रकारों की क्या दशा है और क्या दिशा है। तो खास तौर पर पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर क्या किया जाना चाहिए, ये श्रुति झा का सवाल है। देखिए, ये हमारे पेशे से जुड़ा हुआ एक रिस्क है और ये बहुत बड़ा रिस्क है और हर पेशे के साथ कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं। तो दुर्भाग्य से हम लोगों के देश में, हम लोग के देश में पत्रकारों का ऐसा कोई बड़ा संगठन नहीं है जो इस पे काम कर रहा हो। पहले कुछ पत्रकार संगठन थे, बड़े पत्रकार यूनियन, लेकिन जब से ये कैपिटलिज्म का बहाव आया है और तब से करीब करीब सभी पत्रकार यूनियनें खत्म हो चुकी हैं या बेअसर हो चुकी हैं। तो ये सवाल इनका बहुत जायज़ है और अभी मेरा जवाब यही है कि नहीं, हमारे पास अभी ऐसा कोई फोरम या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है कि हम जो है वो पत्रकारों की सुरक्षा के मामले को मजबूती से उठा सकें। और आखिर सवाल है सर, कि एक मानसी हैं, उनका ये कहना है कि आपने तो बहुत सारे एंकर्स को बनाया है, बहुत सारे एंकर्स को ट्रेनिंग दिया है, जो आज की तारीख में वो अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी एंकर वो हैं। तो एक ऐसी बात कही जाती है कि एक एंकर को एक अच्छा एक्टर भी होना चाहिए, क्योंकि किस तरह की स्क्रीन खबर आ रही है उसको अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, बॉडी लैंग्वेज से ऐसे प्रेजेंट करना पड़ता है। तो एक अच्छे न्यूज़ एंकर को क्या एक अच्छा एक्टर होना चाहिए या नहीं, इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? नहीं, एक्टर तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्टर तो जो उसको डायरेक्टर बोल देता है वैसा उसको एक्सप्रेशन देना होता है। एक्टर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन उस बारे में मेरा ये कहना है कि खबर में जो इसको मैं थोड़ा विस्तार से जब कभी कोई क्लास लूं तो बताऊंगा इसको। ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है, लेकिन मेरे को ये कहना है कि खबर का जो हर खबर एक तरह का एक फर्स्ट रिएक्शन देती है व्यक्ति को। समझ रहे हैं कि मतलब ये खबर में ये है, यानी शौक है या उत्सव है या दुख की बात है या क्रोध की बात है या ये, तो वो भाव आना चाहिए स्वाभाविक तौर पर कि ये शॉकिंग है। मतलब एक किसी दुर्घटना में, अगर अभी मुरादाबाद की मुरादनगर की दुर्घटना हुई है, 24-25 लोग मर गए। अब ये घटना है, अगर इस घटना से आप दुखी नहीं है और इस घटना को आप मुस्कुराते हुए रिपोर्ट करेंगे तो लोगों पे कैसा असर पड़ेगा। तो और पर हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं, आप दुखी होने का अनुभव एक्टिंग करते हुए खबर दीजिए, ये बात नहीं है। आप एक पत्रकार हैं, एक मनुष्य हैं, तो जो दुखद घटनाएं हैं वो आपको दुखी करेंगी करेंगी। और जो मानव समाज के लिए, देश के लोगों के लिए, दुनिया के लिए जो अच्छी बातें हैं वो आपको राहत की सांस देंगी। जैसे कोरोना फैल रहा है, ठीक है, ये चिंता की बात है तो आपको चिंता व्यक्त होगी, आपके चेहरे पे भी आएगी, इसमें कोई बुरी की बात नहीं है। कोरोना के लिए वैक्सीन आ गई, ये राहत की बात है, तो ये राहत की बात आप बोलेंगे और आपके चेहरे पे राहत का चिन्ह दिखाई दे तो ये अच्छी बात है और ये होना चाहिए। इसको हम अभिनय नहीं कहेंगे, स्वाभाविक रूप से जो भावना आए मन में वो आपके चेहरे पे वो आए। लेकिन अगर आप कहें कि नहीं मैं एक्टिंग करूं, तो फिर एक्टिंग तो फर्जी बात हो गई, वो फिर वो पत्रकारिता नहीं हुई, वो फर्जीवाड़ा हुआ। जी नकवी साहब, अब आपका भी बहुत आपने समय दिया और बस मैं चलते चलते ये चाहूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे भी काफी सही लग रहा है कि हम लोग क्लासरूम में अक्सर बहुत बड़ी बड़ी पत्रकारिता की बातें करते हैं कि और पत्रकारिता के आदर्श सिद्धांतों की बातें करते हैं, अपने छात्र छात्राओं को वही पढ़ाते हैं, वही सिखाते हैं। लेकिन जब वो इंटर्नशिप के दौरान न्यूज रूम में पहुंचता है, तो जो न्यूज रूम का व्याकरण है, जो वहाँ के समीकरण है, वो क्लासरूम से वो डिफरेंट पाता है। तो चंदन का ये सवाल है कि क्लासरूम और न्यूज रूम के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए, और क्या कोर्स के दौरान इंटर्नशिप करना जरूरी है? क्या क्लासेस को छोड़ करके न्यूज रूम के चक्कर लगाना जरूरी है? क्या बेहतर रहेगा? नहीं, देखिए, क्लासेस को छोड़ के तो इंटर्नशिप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि जो कुछ क्लास में आप पढ़ते हैं वो एक बहुत ही आपको फाउंडेशन देता है, आपकी एक नींव रखता है। दूसरी बात यह है कि हाँ, बहुत बार ऐसी चीज होती है कि जो क्लास में आप पढ़ाते हैं वो एक्चुअल न्यूज रूम में नहीं होता है। इसके दो कारण है।
एक कारण तो यह है कि क्लास में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो कितना अपडेटेड है आज के मीडिया से। वो पुरानी बातें अगर पढ़ा रहे हैं और आप आज के न्यूज रूम में जाते हैं तो बहुत सारी बातें एप्लीकेबल नहीं होती, वो होती नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं, जैसे मैं आपको तो अपनी बात बताऊं, मैं आज तक में था तो मैंने टीवी टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट स्थापित किया। वहां पे इसी तरह से छात्र आते थे और वहां पे स्क्रिप्ट राइटिंग की क्लास मैं ही लेता था, क्योंकि मेरे को यही एक चीज आती है, स्क्रिप्ट राइटिंग। और वो मेरी क्लास करीब करीब 3 हफ्ते या 4 हफ्ते चलती थी, एक्सटेंसिव, हर दिन 3 घंटे की क्लास। तो उस क्लास के दौरान मैं अपने छात्रों को जो कुछ पढ़ाता था उसका तुमसे कह देता था कि भैया तुमको ये मैं पढ़ा रहा हूँ और उनको कहाँ नौकरी करनी है, उनको आज तक में ही नौकरी करनी है। उसके बाद मैं उनको बता देता था कि भाई तुमको ये मैं सिखा रहा हूँ, तुम न्यूज रूम में जाओगे, हो सकता है कि तुम जो ये करो तो तुम्हारा प्रोड्यूसर कहे कि किस उल्लू के पट्टे ने तुम्हें ये बात बताई है, तो चुपचाप सुन लेना, क्योंकि उसको मैंने ट्रेंड नहीं किया, तुमको मैंने ट्रेंड किया है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो मतलब मैं तो आपको अपने अपने उस कंपनी की बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे मैं ही ट्रेंड कर रहा हूँ, वहां पे भी ऐसी स्थिति आती थी कि न्यूज रूम में जो बॉस होता था वो बोलता था कि ये क्या है, ये तो पता नहीं, क्योंकि उसको वैसी ट्रेनिंग नहीं दी गई है जैसी मैंने अपने छात्रों को दी। तो छात्रों का यह है कि उनको जो ट्रेनिंग मिली है उसमें से जिस ट्रेनिंग से वो जितना कन्विंस है, देखिए पत्रकार का मतलब ये भी कि आप कन्विंस नहीं है तो बिल्कुल तर्क वितर्क कीजिए, मत मानिए। आप इतनी जिससे जानकारी ले ली कि कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, पूरी पूरी जानकारी ले ली आज। ये क्या हो रहा है ऋषभ गुप्ता, किसकी आवाज है ये? वो एक टेक्निकल एरर था, और मैं जी हो गया, ठीक हो गया। ओके जी, जी नकवी साहब। हाँ, तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आप पत्रकार के तौर पे जो आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसका भी आकलन कीजिए, उसको भी असेस कीजिए कि वो कितना सही है, कितना सही नहीं है, कितना व्यवहारिक है, कितना नहीं व्यवहारिक, और जिसको आप समझते हो कि सही है उस पर टिके रहिए। जी, तो नकवी साहब बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आपका आभार कि आपने अपने व्यस्ततम समय में हमारे छात्रों के लिए आपने समय निकाला। और हमारी पूरी कोशिश यही होगी कि आप जिस तरीके से मैंने कहा कि टीवी पत्रकारिता के एक तरीके से आप प्रखर पुरुष हैं, और टीवी पत्रकारिता में भले ही आपने अपने छात्रों को ट्रेनिंग दी थी, बहुत अच्छे से उनको स्क्रिप्टिंग सिखाई थी, तो हम चाहेंगे कि एक कुछ तरह की स्पेशल कुछ क्लासेस हों जिसमें आप हमारे छात्रों को जो है स्क्रिप्टिंग पर स्पेशल क्लासेस दें, उसके लिए समय निकाल लें, और इसके लिए हम आपसे संपर्क में भी रहेंगे। फिलहाल गणेश शंकर विद्यार्थी व्याख्यान माला के इस ओपनिंग सेशन में आपने अपना समय दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद धन्यवाद। अब बाकी छात्र छात्राओं से ये अनुरोध है कि वो अगला जो लेक्चर 2:30 बजे से है उसको 5 मिनट पहले ही समय से ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।